नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत रविवार को बागेश्वर के दौरे पर रहेंगे, जहां मुख्यमंत्री बनने के बाद तीरथ सिंह रावत का बतौर मुख्यमंत्री जिले में यह पहला दौरा होगा। तो वहीं दौरे को लेकर अब तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सुबह 10:30 बजे देहरादून से सूरजकुंड हेलीपैड पर उतरेंगे, जहां परिसर में बने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करने के बाद जिला अस्पताल में कोविड संक्रमित मरीजों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री विकास भवन में विभागीय योजनाओं की समीक्षा के साथ जिले में चल रहे अन्य कार्यों की जानकारी लेंगे और दोपहर करीब 3 बजे पिथौरागढ़ के लिए रवाना होंगे। तो वही आपको बता दें कि उत्तराखंड में 45 साल से अधिक के व्यक्तियों के टीकाकरण अभियान को एक बार फिर से गति मिलने जा रही है। दरअसल केंद्र की ओर से 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन की 1 लाख खुराक उपलब्ध करा दी गई है, जिसे जिलों को वितरित भी कर दिया गया है। वैक्सीन का स्टॉक सीमित होने के कारण 45 साल से अधिक के व्यक्तियों के टीकाकरण की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। तो वही 18 से 45 साल वालों के लिए वैक्सीन राज्य को खुद खरीदनी है और जल्द ही 1.25 लाख वैक्सीन इस आयु वर्ग के लिए भी पहुंचने की संभावना है। दूसरी ओर राज्य सरकार ने वैक्सीन की खरीद को लेकर ग्लोबल टेंडर भी जारी किया और यह टेंडर 24 मई यानी कि आज खुलेगा। तो वही आपको बता दें कि जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर टीकाकरण अभियान की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई थी, तो वहीं अब इस धीमी रफ्तार को वापस तेज कर दिया जाएगा, क्योंकि केंद्र की तरफ से उत्तराखंड को अब करीब 1.25 लाख डोज मिल चुकी है। तो वही इस खबर को लेकर हमारे साथ में देहरादून से हमारे संवाददाता विशाल गर्ग लाइव जुड़ चुके हैं। विशाल, जानना चाहेंगे आपसे कि वैक्सीनेशन की जो रफ्तार धीमी पड़ी थी और अब वापस से उस रफ्तार को तेज कर दिया गया है, क्योंकि केंद्र की तरफ से भी जो वैक्सीन आनी थी वो अब राज्य को मिल चुकी है और तमाम जिलों में इसे वितरित भी कर दिया गया है। विशाल। बिल्कुल उमंग, क्योंकि लगातार जिस तरह से हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं जो राज्य में वैक्सीनेशन की कमी थी वो आ गई थी, जिसके कारण ये जो 45 वर्ष से जो अधिक आयु के जो लोग थे उनको वैक्सीनेशन का जो काम था वो कहीं ना कहीं ठप पड़ गया था। तो अब राज्य को लगभग 1.25 लाख जो वैक्सीनेशन की डोज है वो मिल चुकी है। अब दोबारा से इसकी प्रक्रिया को तेजी में लाया जा रहा है और दोबारा से जो व्यक्ति छूट गए थे उनको वैक्सीनेशन कराया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जो प्रदेश में, हालांकि अभी कोरोना के जो संक्रमित के जो आंकड़े हैं वो बहुत घट गए हैं, लेकिन मृत्यु दर अभी भी बढ़ी हुई है। अभी भी लगभग 70-80 लोगों की जो मौत के आंकड़े हैं वो डेली आ रहे हैं और लगातार जो आंकड़ा लगभग पहले कोरोना पॉजिटिव का जो आंकड़ा था जो 8 से 10 हजार तक पहुंच चुका था, तो वो कहीं ना कहीं 3500-4000 तक पर सिमट करके रह गया है। तो ये प्रदेश के लिए एक अच्छी बात है और ऐसे में क्योंकि राज्य सरकार लगातार पहल भी कर रही है और कोशिश कर रही है कि लोगों को किस तरह से बचाया जा सके, तो उसके लिहाज से भी लगातार जो डोज हैं वो आ रही हैं केंद्र की ओर से लगातार राज्यों में, और राज्यों की ओर से भी वो छोटे छोटे तमाम जिलों में वो डोज पहुंच रही हैं ताकि सभी को वैक्सीनेशन कराया जा सके। और ऐसे में जो महामारी है इससे बचाने के लिए भी तत्पर सरकार जो है वो लगातार काम करती हुई नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन हो, अधिकारी हो, सबको मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अलर्ट मोड पर रखा हुआ है कि किसी भी तरह की कोई भी शिकायत जो है वो लोगों की तरफ से ना आए और तमाम अधिकारी अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और जो भी व्यक्ति इस वैक्सीन से छूट चुके हैं उनको जल्द से जल्द वैक्सीन प्रक्रिया पूरी कराई जाए, क्योंकि अभी 18 से 45 वर्ष के जो युवा हैं हमारे, उनको भी वैक्सीनेशन का काम कराया जाना है। और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पहले ही कह दिया था कि 18 से और 45 के बीच के जो युवा है उनको जो वैक्सीनेशन का काम होगा वो निःशुल्क होगा। तो उसके लिए अभी हमें तैयारी करनी है, उसके लिए अभी तमाम स्तरों पर तैयारी की जा रही है, तो इसके लिहाज से भी उमंग महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल विशाल, और जानना चाहेंगे आपसे कि अब 45 साल और उससे अधिक के लोगों का वैक्सीनेशन तो अब शुरू हो जाएगा। 18 से 44 साल तक के लोगों के वैक्सीनेशन के बारे में इस समय उत्तराखंड में क्या कुछ स्थिति है?
देखिए उमंग, 10 मई से 18 वर्ष के जो अधिक के आयु के जो युवा थे उनको वैक्सीनेशन का कार्य जो है वो शुरू हो गया था 10 मई से। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन की जो कमी थी वो उत्तराखंड में आ रही थी, लेकिन लगातार मुख्यमंत्री भी केंद्र से मदद मांगते हुए नजर आ रहे थे। उनके तमाम जो कैबिनेट मंत्री थी वो भी गुहार लगाते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में क्योंकि वैक्सीनेशन की कमी कहीं ना कहीं देखी जा रही थी प्रदेश में, लेकिन अब लगातार जो वैक्सीनेशन की डोज है वो उत्तराखंड को मिलनी शुरू हो गई है और वो तमाम जिलों में पहुंचाई जा रही है ताकि सभी जो युवा वर्ग के जो हमारे लोग हैं उनको वैक्सीनेशन कराया जा सके। लेकिन अभी भी हमारे पास कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि 45 वर्ष से अधिक को वैक्सीनेशन का काम नहीं किया गया था, तो पहले उन्हीं को जो वैक्सीनेशन प्रक्रिया है पहले उसको भी पूरा किया जा रहा है और साथ साथ 18 वर्ष से जो अधिक है उनमें भी वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। तो लगातार ऐसे में देखा जा रहा है कि राज्य सरकार लगातार तत्पर है और वो निर्देशित भी अधिकारियों को करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जो डॉक्टर की टीम है हमारी वो भी सजग होती हुई नजर आ रही है। लोगों को जागरूक करने का यहाँ काम किया जा रहा है और किस तरह से उनको वैक्सीनेशन लगेगी उसका भी पूरा का पूरा फॉर्मेट तैयार करके रखा हुआ है और लगातार वैक्सीनेशन का काम यहाँ पर किया जा रहा है उमंग, ताकि लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को, क्योंकि जो आंकड़े जिस तरह से पहले डराने वाले हुए और अब उसमें राहत आ रही है तो कहीं ना कहीं एक खुशी की बात है कि अब जो मामले हैं वो भी घट चुके हैं, लेकिन जो अभी डेथ का रेशियो है उसको थोड़ा घटाना अभी बाकी है और उसके लिए भी सरकार लगातार तत्पर है और कार्य करती हुई नजर आ रही है उमंग। बिल्कुल विशाल, बिल्कुल आपने सही कहा, सरकार तत्पर है और कोविड महामारी के इस दौर में उत्तराखंड के प्रदेशवासियों को किस प्रकार से बचाया जाए और जो मरीज भर्ती हैं उन्हें जल्द से जल्द कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए सरकार लगातार प्रतिबद्ध है और कोशिशें भी जारी है। जहां तक बात वैक्सीनेशन की है, जैसे कि आपने अभी बताया 45 साल और उससे अधिक के लोगों का वैक्सीनेशन जल्द ही शुरू हो जाएगा और 18 से 44 साल तक के लोग हैं उनके वैक्सीनेशन के लिए भी केंद्र को मदद के लिए बोल दिया गया है और करीब 1.25 लाख से 1.5 लाख के आसपास वैक्सीन केंद्र के द्वारा उत्तराखंड को दी जाएगी ताकि 18 से 44 साल तक के लोग हैं उनका भी वैक्सीनेशन जल्द से जल्द शुरू हो सके। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए विशाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो इंसानों के बाद अब कोरोना वायरस ने जानवरों पर भी हमला शुरू कर दिया है। देश के कई हिस्सों से जानवरों के संक्रमित होने की सूचना आ रही है और इसी को देखते हुए हरिद्वार वन विभाग भी पूरी तरीके से तैयार है। वो जानवरों पर अपनी निगरानी लगातार बनाए हुए है। हालांकि उत्तराखंड में अभी कोई भी जानवर या पक्षी के कोरोना से संक्रमित होने की पुष्टि नहीं हुई है, पर अगर किसी पशु में यह संक्रमण पाया जाता है तो इसके लिए वन विभाग की टीम पूरी तरह तैयार है। इस पर डीएफओ नीरज शर्मा का कहना है कि अभी तक जानवरों में कोरोना संक्रमण का मामला सामने नहीं आया है। वन विभाग कोरोना संक्रमण को लेकर अलर्ट है और कोई भी जानवर मृत या फिर एक्सीडेंट में घायल पाया जाता है तो उसके सैंपल की कोरोना की जांच अवश्य होती है। में अभी उत्तराखंड या इस आसपास के क्षेत्रों में कोई इस तरह का मामला प्रकाश में नहीं आया है, लेकिन हम लोगों ने इसके लिए यदि कोई भी वन्य जीव कहीं मृत अवस्था में पाया जाता है या इस तरह की कोई दुर्घटना होती है तो उसमें इसके सैंपल लेकर और कोरोना के लिए भेजने का पूरा इंतजाम किया है। जो उसके लिए आवश्यक उपकरण है वो हमने अपने पास रखे हैं। हमारे पास पशु चिकित्सक हैं जो इसके लिए जो है पूरी तरह से तैयार है। तो कोई भी ऐसी स्थिति आती है और साथ ही स्टाफ को भी हमारे द्वारा कहा गया है कि भाई इस संबंध में जब आप वन्य क्षेत्रों में गश्त करते हैं तो पूरी इसमें निगरानी रखी जाए कि कोई भी वन्य जीव अगर इस प्रकार का कोई लक्षण दिखाई देता है तो फिर उसमें तदनुसार ही कार्रवाई आगे की जा सकती है। आपको बता दें कि कई वन्य जीवों पर इस समय कोरोना का संकट मंडरा रहा है और कई राज्यों से इस प्रकार की खबरें भी सामने आई हैं कि न सिर्फ वन्य जीवों पर बल्कि पालतू पशुओं में भी कोरोना का संक्रमण देखा गया है। ऐसे में उत्तराखंड का वन विभाग पूरी तरीके से इस संकट को लेकर अलर्ट मोड पर है और उन्होंने कहा है कि जहां पर भी इस तरह की कोई भी खबर सामने आएगी तो तुरंत उस खबर पर ध्यान दिया जाएगा। और जानवरों में जैसे कि देखा है कि कई बार जानवर सड़क पर आ जाते हैं, एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर नेचुरल डेथ भी अगर उनकी होती है तो वन विभाग की तरफ से कहा गया है कि उनकी सबसे पहले उनके सैंपल की कोरोना जाँच होती है।
तो वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हरिद्वार से हमारे संवाददाता रुपेश वालिया फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रुपेश, जानना चाहेंगे जिस प्रकार से इंसानों में तो कोरोना का खतरा लगातार बना ही हुआ है, अब जानवरों पर भी इसका खतरा मंडराने लगा है, लेकिन हालांकि एक खुशी की बात यह है कि अभी तक उत्तराखंड से इस प्रकार का कोई मामला निकल कर नहीं आया, लेकिन फिर भी प्रशासन लगातार अलर्ट है और पूरी निगाह तमाम वन्य जीवों पर रखी हुई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे रुपेश? देखिए उमंग, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। अभी तक ऐसा कोई उत्तराखंड में मामला तो संज्ञान में नहीं आया है कि किसी प्रकार किसी जानवर में कोरोना के कोई भी लक्षण दिखाई दिए हो। हालांकि जो स्थानीय वन महकमा है वो लगातार इस दिशा में प्रयासरत है। आज डीएफओ का कहना साफ साफ यही था। उन्होंने यही कहा कि जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है उसे देखते हुए जो भी जितने भी जानवर हैं, खासकर जो घरों में रहने वाले जानवर हैं या जो अन्य लोग हैं, यदि उनमें किसी प्रकार के कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो इसके लिए जनता को जागरूक भी किया जा रहा है कि यदि किसी प्रकार के कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो वो तत्काल उसकी कोरोना जांच कराएं। लेकिन ये बात सही कही आपने कि अभी तक इस प्रकार का ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन वन विभाग जो है अलर्ट मोड पर है। जी बिल्कुल रुपेश, और आपसे जानना चाहेंगे जिस प्रकार से अभी डीएफओ साहब की भी हमने प्रतिक्रिया सुनी थी, उनका भी कहना है कि हम पूरी तरह निगाह हम बनाए हुए हैं, और वहीं जहां पर कई बार देखा गया है, हरिद्वार में भी देखा गया और जहां जहां पर भी सेंचुरी है वहां पर भी ये नज़ारे आम होते हैं कि कई बार जानवर जंगल से निकलकर सड़क पर आ जाते हैं और ऐसे में एक्सीडेंट का भी वो शिकार होते हैं। तो ऐसे में डीएफओ साहब ने कहा है कि अब पहले जो भी इस प्रकार के मृत जानवर आएंगे तो उनके भी सैंपल की यहाँ पर जांच की जाएगी। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए उमंग, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। डीएफओ जो नीरज शर्मा है उनका साफ साफ कहना यही है कि यदि कोई मृतक जानवर होता है तो सबसे पहले उसकी कोविड टेस्ट की जांच कराई जाएगी। साथ ही साथ जो जितने भी मामले अब तक जैसे कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक जो राहत देने वाली बात है वो ये है कि किसी प्रकार के जो जानवर हैं उनमें किसी प्रकार के कोरोना के कोई लक्षण अभी तक नहीं दिखाई दिए हैं। लेकिन स्थानीय वन विभाग के साथ साथ जितने भी जो रेंजर हैं, साथ ही साथ जो वनकर्मी हैं, वो उन्हें अलर्ट मोड पर लगा दिया गया है कि यदि कोई जानवर जैसे कोई सड़क पर आते हैं तो यदि वो मृत्यु का शिकार हो जाते हैं तो उनकी जो पोस्टमार्टम होगा तो उससे पहले कोरोना जांच की रिपोर्ट कराई जाएगी। फिलहाल यही कुछ तैयारियां हैं। जी बिल्कुल रुपेश, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में फैल रहे कोरोना वायरस के संबंध में राज्य की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की, जहां हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को निर्देश दिए कि रोजाना होने वाली कोरोना जांचों की संख्या राज्य तेजी से बढ़ाए, क्योंकि आईसीएमआर के निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार टेस्ट की संख्या घटा नहीं सकती है। अदालत ने केंद्र सरकार को आदेश किया है कि वो राज्य सरकारों के लिए ऑक्सीजन का कोटा 183 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 300 मीट्रिक टन करे। और हाईकोर्ट का कहना है कि उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा पर्वतीय क्षेत्र है जहां निरंतर ऑक्सीजन सप्लाई किए जाने की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे में केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार की उन मांगों पर गंभीरता से विचार करे। कोर्ट ने आज प्रोनाउंस किया है। इसमें कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेशित किया है कि जो उत्तराखंड राज्य सरकार की ओर से रिक्वेस्ट भेजी गई है जिसमें उत्तराखंड का ऑक्सीजन कोटा 183 मीट्रिक टन से बढ़ा के 300 मीट्रिक टन किए जाने, ऑक्सीजन प्लांट, बाईपैप मशीनें और कंसंट्रेटर्स की डिमांड है, ऑक्सीमीटर्स की डिमांड है, इस पर वो शीघ्रता से विचार करें। और साथ ही ये भी कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जितनी भी रिक्वेस्ट भेजी गई हैं इन पर 1 सप्ताह के अंदर वो निर्णय लें। और राज्य सरकार से ये कहा है कि जो लगातार टेस्ट की संख्या कम हो रही है उत्तराखंड में, ये बहुत चिंता का विषय है, जबकि आईसीएमआर की बहुत स्पष्ट गाइडलाइन है कि टेस्ट की संख्या बढ़ाई जानी है। और खासकर उत्तराखंड के भीड़ भरे हुए शहरों में जो कम टेस्ट हो रहे हैं इस पर भी कोर्ट ने चिंता जताई है और राज्य सरकार को कहा है कि वो टेस्ट की संख्या कम नहीं कर सकती, उनको इसको बढ़ाना होगा। और केंद्र सरकार के किसी सक्षम अधिकारी को भी अगली सुनवाई पे उत्तराखंड हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग में उपस्थित रहने के लिए कहा है, ताकि वो अपना स्पष्टीकरण दे सकें कि राज्य की डिमांड्स के बारे में कोई निर्णय। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच उत्तराखंड सरकार के मंत्री और विधायक लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं और कोरोना काल में जनता की सेवा कर रहे हैं। इसी क्रम में एक बार फिर रायपुर विधायक उमेश काऊ ने ऑक्सीजन की कमी ना हो उसके लिए 250 ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाए। आपको बता दें कि अब तक विधायक उमेश काऊ प्रदेश में 700 ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवा चुके हैं। 700 सिलेंडर हमारे
पास पहुंच चुके हैं। 100 सिलेंडर हमने पहले अपने ये कोविड सेंटर यहाँ रखे थे। 90 सिलेंडर हमने दून हॉस्पिटल को दिए थे और 10 सिलेंडर मसूरी में जो व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं रजत अग्रवाल जी उनको दिए थे। 250 सिलेंडर इससे पहले वो हरक सिंह जी को दिए थे, उनके द्वारा अपने पौड़ी, कोटद्वार, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और कुछ उनका जो अपना कोविड सेंटर खुल रहा है वहाँ भेजे थे। तो वहीं उत्तराखंड में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसे लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने 28 मई को होने वाली स्टाफ नर्स की सीधी भर्ती परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया है। अब यह परीक्षा जून के दूसरे या फिर तीसरे सप्ताह में कराई जाएगी। तो वहीं परीक्षा का आयोजन केवल 2 शहरों के बजाय सभी जिलों में कराने के लिए परिषद ने उम्मीदवारों से परीक्षा के शहरों का विकल्प मांगा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद की ओर से 28 मई को स्टाफ नर्स भर्ती की परीक्षा की तिथि घोषित की गई थी, जिसके एडमिट कार्ड शुक्रवार को जारी होने थे। तो वहीं उत्तराखंड में आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 3626 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 70 मरीजों की मृत्यु हुई है। हालांकि कोरोना संक्रमितों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा भी देखने को मिला है। तो वहीं प्रदेश में अभी तक कोरोना के कुल 3 लाख से भी ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जिसमें 2,33,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हो चुके हैं। इसके साथ ही वर्तमान में 63,373 सक्रिय मरीजों का अस्पतालों व होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। तो वहीं उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर संक्रमितों के परिवार और असहाय लोगों के सामने खाने पीने का भी संकट है, जिसे लेकर रामनगर में अन्नपूर्णा रसोई के द्वारा दोनों टाइम भोजन की व्यवस्था पिछले 20 दिनों से की जा रही है। यहां पर रोजाना दोनों टाइम लगभग 300 पके हुए भोजन के पैकेट को गरीब और असहाय कोरोना संक्रमित लोगों के परिवारों तक पहुंचाया जा रहा है। अन्नपूर्णा रसोई के आयोजक सलभ मित्तल ने बताया, ये शुरुआत पहले हमने अपने घरों से की थी, लेकिन जब और लोग हमारे संपर्क में आए तो उनके सहयोग से इसको विस्तार दिया गया। पूर्ण रसोई का शुभारंभ श्री हरिशनम सेवा समिति रामनगर द्वारा किया गया है, जिसमें कि शुरुआत के 12 दिन तो हमारे जो सेवादार है, हम लोग सदस्य हैं, हम लोगों ने अपने घर से ही भोजन बना के लोगों को दिया, जो कि कोविड पीड़ित परिवार है या कोविड से पीड़ित लोग हैं जो खाना बनाने में सक्षम नहीं है इस समय, उन लोग घरों तक और उन जनों तक हमारे सेवादारों ने, हम सब ने मिलकर खाना पहुंचाया। मुख्य बात यह है कि हमारे यहाँ लाभार्थी की पहचान गुप्त रखी जाती है। उसके बाद जब हमारे पास लाभार्थी बढ़ने ज़्यादा हो गए तो 14 तारीख अक्षय तृतीया के दिन श्री हरिशनम सेवा समिति द्वारा मां अन्नपूर्णा रसोई का शुभारंभ श्री रामा मंदिर रामनगर में। तो ये आपको बता दें कि उत्तराखंड में खानपुर के प्रहलादपुर से जिला पंचायत सदस्य रानी देवयानी सिंह ने अपने क्षेत्र के गांव में जिला पंचायत के बजट से निर्मित करीब 1.5 करोड़ रुपए की सड़कों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में कोरोना नियंत्रण के साथ ही विकास परियोजनाओं को समय से पूरा करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। बता दें कि जिप सदस्य ने पिछले दिनों माजरी, मिर्जापुर सहित करीब 10 गांवों में करीब 1.5 करोड़ की लागत से सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव जिप के बोर्ड की बैठक में रखा था। मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव पर काम शुरू हो गया और निर्माण पूरा होने पर उन्होंने सभी सड़कों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे आए हैं, वो परिवर्तन चाहते हैं, सभी जनता भी परिवर्तन चाहती है। जो कार्य रुके हुए थे लंबे समय से वो भी अब पूरे हो रहे हैं। मैंने 1.5 साल में 1.5 करोड़ रुपए के काम अपने क्षेत्र में करवाए हैं जिला पंचायत से। और हम लोगों ने सन 2014-15 में कन्या डिग्री कॉलेज महाविद्यालय वहाँ बनवाया था दल्लावाला में, और वो अब देखिए इस स्थिति में आ चुका है कि वहाँ बिल्डिंग बननी स्टार्ट हो चुकी है। तो वहीं उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में न्यूज इंडिया की खबर का असर देखने को मिला। दरअसल वार्ड नंबर 9 के सुंदरपर रोड काफी समय से क्षतिग्रस्त थी, जिसके चलते आए दिन हादसे हो रहे थे, जिसे लेकर न्यूज इंडिया ने प्रमुखता से यह खबर दिखाई थी, जहां कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने अधिकारी के साथ बैठक कर रोड को बनाने के लिए अब स्वीकृति दे दी है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में खुशी देखने को मिल रही है।
ये काम शुरू हो गया और मैं बहुत अच्छे कह रहा हूँ कि काम जल्दी शुरू होना चाहिए और प्रशासन को भी मैं कह रहा हूँ कि जल्दी शुरू करवा देंगे। बाकी बात देता हूँ अपनी यहाँ के जनता की तरफ से, अपनी तरफ से जो कि आपने खबर आप तक पहुँच गए और आपने ये काम शुरू किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद हम आपको देते हैं। बाकी शासन प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन तो अपनी काम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड में कोविड-19 के मद्देनजर सरकार की ओर से बेस अस्पताल कोटद्वार में व्यवस्थाएं बनाने हेतु 5 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है, जिसे लेकर जिलाधिकारी पौड़ी ने कहा कि शासन से प्राप्त इस धनराशि से बेस अस्पताल कोटद्वार में कोविड-19 के मद्देनजर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। इसके साथ ही कोटद्वार में कोविड वार्ड, आईसीयू वार्ड की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। साथ ही कोटद्वार में ऑक्सीजन प्लांट को भी विस्तार दिया जाएगा। उन्होंने बताया था कि बेस अस्पताल कोटद्वार में अन्य जरूरतमंद उपकरणों की भी इसी धनराशि के माध्यम से खरीद की जाएगी। द्वारा जो है अभी कोटद्वार बेस अस्पताल में कोरोना के दृष्टिगत व्यवस्थाएं करने के लिए 5 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत हुआ है। उसमें विभिन्न प्रकार के उपकरणों को लिया जाएगा। साथ में जो कोरोना के जो वार्ड्स बने हैं, आईसीयू नया नवनिर्मित है, उसका व्यवस्था किया जाएगा। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का पूर्व में 300 लीटर पर मिनट का स्थापित है और फंक्शनल भी है। इसकी अतिरिक्त क्षमता को बढ़ाने के लिए कार्रवाई किया जाएगा। साथ में जो भी और उपकरण आवश्यक होंगे अस्पताल की व्यवस्था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।